नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रामावत एक बार फिर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे राजस्थान के जनपदों के बारे में। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर जनपद के बारे में देखें कि जनपद किसे कहा जाता था, जनपद किसे कहा जाता था समझने का प्रयास करना। भारत के अंदर 1300 ईसा पूर्व से लगाकर 300 ईस्वी तक कहीं कहीं ये लगभग अनुमानित समय है, फिक्स समय हम नहीं कह सकते। यानी कहीं पर 1300 ईसा पूर्व से लगाकर 300 ईस्वी तक जो भारत में प्राचीन काल में जो राज्य थे उन्हें क्या कहा जाता था? जनपद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जनपद कहा जाता था। लगभग 1300 ईस्वी से लगाकर 1300 ईसा पूर्व से लगाकर, ईसा पूर्व और ईस्वी में मैंने आपको अंतर करना बताया था। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा के जन्म से पहले का समय। ईसा के जन्म से पहले का समय उन्हें क्या कहा जाता है? उस समय के पीछे ईसा पूर्व लिखा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय के लिए ईस्वी लिखा जाता है। तो ये तो हो गए अपने जनपद। आगे अगर हम देखें कि जनपद का शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया, उसके समय के बारे में हमने चर्चा कर ली। भारत के अंदर उस समय 16 महाजनपद थे। भारत के समय अगर 600 ईसा पूर्व के आसपास की बात करें तो भारत में 16 महाजनपद थे। पूरे भारत में कितने महाजनपद थे? भारत में उस समय 16 महाजनपद थे। और इन महाजनपदों की जो जानकारी है वो सर्वप्रथम हमें कहां से मिलती है? तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ था। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जो कि पारली भाषा में लिखा गया है। पारली भाषा में लिखा गया था, जिसका नाम था अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय। इस अगुंतर निकाय ग्रंथ में हमें सर्वप्रथम महाजनपदों की क्या मिलती थी? जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ का नाम याद रखना। और राजस्थान के अंदर बात करें तो ये महाजनपदों की स्थिति रही थी। महाजनपद का अर्थ क्या हुआ कि जिसे हम आज राज्य कहकर पुकारते हैं, उस समय प्राचीन काल में उन्हें क्या कहा जाता था? जनपद या महाजनपद कहा जाता था। अब अगर राजस्थान में देखें महाजनपदों की उत्पत्ति कहां से हुई, तो समझने का प्रयास करना। समझने का प्रयास करना कि ये अपना हो गया भारत। समझने का प्रयास करना। ये आया हुआ अपना प्रांत पंजाब, राजस्थान के ऊपर आया हुआ पंजाब। पहले जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय पूरा का पूरा ये पाकिस्तान भी भारत में आता था। तो ये भी पंजाब था। ये भी, इसे कहा जाता था पूर्वी पंजाब, इसे कहा जाता था पश्चिमी पंजाब। तो ये अपने भारत के अंदर ये कहानी है 326 ईसा पूर्व की। 326 ईसा पूर्व के आसपास की है, जब एक मकदूनिया का हिला हुआ शासक मैं क्यों कह रहा हूं? हिला हुआ शासक इसलिए कह रहा हूं कि कोई ऐसा शासक जो कंटिन्यू युद्ध ही लड़ते रहता है उसे हम हिला हुआ ही कहेंगे। तो मकदूनिया का एक शासक था जिसका नाम था सिकंदर। जिसका नाम था सिकंदर। ये सिकंदर विश्व को जीतने के उद्देश्य से निकला और पूरे विश्व में कई देशों पर विजय प्राप्त करते हुए, मध्य एशिया को पार करते हुए, भारत के अफगानिस्तान को पार करते हुए भारत के इस प्रांत पर, जो पश्चिमी प्रांत था, उस पर हमला कर दिया इसने। तो यहाँ पर कुछ शक्तिशाली लड़ाकू जनजातियां निवास करती थी, वो राजस्थान में आकर बस गई। शक्तिशाली जनजातियां कौन सी? जैसे कुछ के मैं नाम लिखना चाहूं तो जैसे सिवी जनजाति, मालव जनजाति, अर्जुनायन जनजाति, ये कुछ जनजातियां थी जो राजस्थान में आकर निवास करने लगी। और यही जनजातियां धीरे धीरे राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर इतनी प्रसिद्ध हुई कि बड़े बड़े जनपद बनकर
उभरे। तो सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब की कुछ जनजातियां कहां पर आकर बस गई? भारत में बस गई। उसी से राजस्थान में जनपदों का उदय हुआ। अब अगर राजस्थान के जनपदों की बात करें, कुछ अगर महत्वपूर्ण जनपदों की बात करें तो समझना कि राजस्थान के अंदर जैसे मैंने कहा था पूर्वी पंजाब से, यानी पंजाब के इस हिस्से से कुछ जनजातियां आई और राजस्थान में निवास करने लगी। तो यहां पर एक पंजाब के, पहले ये पूरा का पूरा पंजाब ही था ऊपर का हिस्सा, तो दक्षिणी पंजाब से एक जनजाति थी जो राजस्थान में आई और राजस्थान में आकर राजस्थान के इस हिस्से में निवास करने लगी, जिसे हम क्या कहते हैं? मेवाड़ कहते हैं। ठीक है, और वो जनजाति थी सिवी। तो आइए पहले जनपद के बारे में पढ़ते हैं, सिवी जनपद के बारे में। ठीक है, तो सिवी जनपद के बारे में आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है? देखो कि सबसे पहले सिवी जनपद के बारे में याद रखना कि ये दक्षिणी पंजाब की रहने वाली जनजाति थी। दक्षिणी पंजाब की रहने वाली जनजाति थी और जिसकी जो राजधानी थी वो राजधानी थी शिवपुर। जिसकी राजधानी थी शिवपुर। याद रखना कि दक्षिणी पंजाब की रहने वाली ये जनजाति थी जिसकी राजधानी क्या थी? शिवपुर। और वर्तमान में जिसे सोरकोट कहा जाता है, वर्तमान में जिसे सोरकोट कहा जाता है, और ये वर्तमान में पाकिस्तान में आया हुआ है। वर्तमान में कहां पर आया हुआ है? पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है। अब प्राचीन काल में याद रखना कि जो सिवी जनजाति थी दक्षिणी पंजाब की थी, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के मेवाड़ के प्रांत में आकर बस गई। प्राचीन काल में इसकी जो राजधानी थी वो शिवपुरी सोरकोट थी जो कि पाकिस्तान में आई हुई है। जब ये यहां पर आए, इन्होंने अपना शक्तिशाली गणराज्य स्थापित किया। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, उसके बाद इन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई। ये तो थी इनकी प्राचीन राजधानी। अब नवीन राजधानी बनाई जब ये राजस्थान में आए और वो राजधानी बनाई नगरी को। वो राजधानी बनाई नगरी को। किसको बनाई? यहां पर ही आई हुई नगरी को राजधानी बनाई, जिसे प्राचीन काल में मध्यमिका या मध्यमिका भी कहकर पुकारा जाता है, यानी नगरी को अपनी राजधानी बनाई। अगली चीज सीवियों के बारे में याद रखना कि सीवियों के जो सर्वाधिक सिक्के हैं, यानी सिवी जनपद के जो सर्वाधिक सिक्के हैं वो भी कहां पर मिले? सर्वाधिक सिक्के भी कहां पर मिले? इसी मेवाड़ प्रांत के अंदर मिले। कहां पर मिले? इसी मेवाड़ प्रांत के अंदर इनके सर्वाधिक क्या मिले? सिक्के मिले। सर्वाधिक क्या मिले? सिक्के। अब एक आश्चर्यजनक बात बताता हूं इनके बारे में कि ये यहां पर आकर बस गए, इनके सर्वाधिक सिक्के यहां पर मिले, लेकिन पहले जब ये दक्षिणी पंजाब के अंदर रहते थे वहां उनके किसी तरीके के सिक्के नहीं मिले। ये थोड़ी अजीब बात लगती है मित्रों कि कोई एक जगह से आए हैं, वहां से आने के वहां तो उनके कुछ साक्ष्य मिले नहीं, लेकिन जहां पर वो आकर बस गए वहां पर इनके सिक्के मिले। तो थोड़ी अजीब चीज थी, याद रखना कि सीवी जनपद के सिक्के यहां से मिले थे, नगरी से मिले थे। एक बार प्रश्न आरएस के अंदर इस तरीके से भी पूछा गया कि सिवी जनपद के सिक्के किस सभ्यता के अंदर मिले? तो सभ्यता कौन सी होगी मित्रों? मेवाड़ के अंदर आई हुई होगी नगरी सभ्यता। तो नगरी सभ्यता के अंदर ही यहाँ जो आई हुई थी, इनके आसपास जो सभ्यताओं का विकास होगा वहीं पर इनके सिक्के मिलेंगे। तो सिवी जनपद के सर्वाधिक सिक्के मेवाड़ के अंदर मिले। अगली चीज इनके बारे में याद रखना, जैसे मैंने आपको ये नाम पहले इसीलिए बताए थे ताकि आपको पता रहे कि मेवाड़ वगैरह क्या होते हैं। अब इनके बारे में ये चीजें तो आपको याद रखनी है। उनके साथ साथ याद रखना कि मदसौर के अंदर एक गुहा लेक मिला। मदसौर भीलवाड़ा के अंदर एक गुहा लेक मिला। गुहा लेक किसे कहा जाता है?
गुहा लेख का मतलब हुआ ये एक अभिलेख का ही प्रकार है। गुहा लेख का मतलब हुआ जो गुफा के अंदर जो लेख लिखे जाते थे पत्थरों से दीवारों पर, उन्हें कहा जाता था गुहा लेख। यानी जो गुफा के अंदर जो लेख लिखे गए उन्हें क्या कहा गया? गुहा लेख कहा गया। अब मंदसौर के अंदर एक गुहा लेख मिला जिसमें यह कहा गया है कि सीवियों का जो विस्तार था, सीवियों का जो विस्तार था वो पश्चिम से लगाकर राजस्थान के दक्षिण तक फैल चुका था। पश्चिम से लगाकर कहां तक? दक्षिण तक इनका विस्तार फैल चुका था। बस सीवी जनपद के बारे में इतनी सी बातें याद रखना। कौन कौन सी? कि दक्षिणी पंजाब की ये जनजाति थी, उस समय उनकी जो राजधानी थी शिवपुर थी, जिसे वर्तमान में सोरकोट कहा जाता है, जो पाकिस्तान में आया हुआ है। नवीन राजधानी, जब पंजाब से आकर मेवाड़ में बस गए तब इन्होंने नवीन राजधानी बनाई नगरी को, जिसे मध्यमिका या मजमिका कहा जाता है। सीवी महाजनपद के सर्वाधिक सिक्के यहीं पर मिले और मंदसौर में एक गुहा लेख मिला जिसमें कहा गया इन्होंने अपना विस्तार पूरे भारत से पश्चिम से लगाकर दक्षिण भारत तक अपना विस्तार कर लिया था, या पूरे राजस्थान के अंदर इनका विस्तार था। ये हो गया अपना सीवी जनपद। अब अगर दूसरे जनपद की बात करें तो यहां पर आया हुआ था अपना मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद ये तो पहला हो गया। अब मत्स्य जनपद के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मत्स्य जनपद के अंदर कौन कौन सी जगहों को शामिल किया जाता था, तो याद करना, ट्रिक बताता हूं। देखो, मत्स्य जनपद था जयपुर, और याद रखना ABD, यानी एक तो जयपुर में और अलवर, भरतपुर, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ABD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के अंदर ये मत्स्य जनपद था। दूसरी चीज याद रखनी है कि मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी मत्स्य जनपद की विराटपुर, जिसे हम बैराठ भी कहते हैं, जो कि मैं आपको पूरा का पूरा पहले पढ़ा चुका हूं। तो मत्स्य जनपद था, उस पर महाभारत के अनुसार राजा जो सहाज था उसका राज था। राजा सहाज मत्स्य और चेदी महाजनपद पर संयुक्त रूप से राज करता था, और कालांतर में ये मगध साम्राज्य के अंग बन गए या उनमें शामिल हो गए, मगध साम्राज्य के अंदर शामिल हो गए। ये याद रखना किनके बारे में? मत्स्य महाजनपद के बारे में। एक और महाजनपद की बात करते हैं जिसका नाम था सूरसेन महाजनपद, जिसका नाम था सूरसेन महाजनपद। एक और महाजनपद की बात करते हैं। देखो, अगले महाजनपद की बात करते हैं। देखो, सूरसेन महाजनपद, उनके बारे में कौन सी चीजें याद रखनी है? सूरसेन महाजनपद मुख्यतः तो आया हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर आया हुआ था? उत्तर प्रदेश के अंदर आया हुआ था मुख्य तौर पर। लेकिन जो राजस्थान का जो ये हिस्सा है यहाँ का, इसे सूरसेन महाजनपद के अंदर शामिल किया जाता था। यानी मुख्यतः सूरसेन, जो अपन पढ़ेंगे सूरसेन महाजनपद, ठीक है, जनपद, वो था कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर था, और उसकी जो राजधानी थी वो मथुरा थी। राजधानी क्या थी? मथुरा थी। ये याद रखना। लेकिन राजस्थान के कौन कौन से जिले इसमें शामिल किए जाते थे, तो जिलों के बारे में याद रखना कि ट्रिक है अपनी ABCD, यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन 4 जिलों को शामिल किया जाता था। किसमें? काफी बार प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महाजनपद था जो राजस्थान के बाहर था, तो याद रखना वो जनपद कौन सा था? सूरसेन जनपद, जिसकी मुख्य शाखाएं तो राजस्थान से बाहर थी, लेकिन राजस्थान के अंदर उसके कुछ जिलों को सम्मिलित किया जाता था ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन जिलों को सम्मिलित किया जाता था। और कौन कौन सी चीजें याद रखनी है? देखो, सूरसेन के बारे में याद रखना
कि ये जो सूरसेन राजवंश था इनमें यदुवंशियों का शासन था, यदुवंशियों का शासन था जो भगवान कृष्ण से संबंधित हैं, भगवान कृष्ण से संबंधित हैं, यानी भगवान कृष्ण से संबंधित ये जनपद था सूरसेन जनपद। इनके बारे में बस इतना ही याद रखना है। कुछ और जनपद थे, जैसे था राजन्य जनपद, इनके बारे में सिर्फ याद रखना है कि ये भरतपुर में आया हुआ था। इनके बारे में एक था सालव जनपद, इनके बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि ये अलवर में आया हुआ था। इनके सिर्फ नाम याद रखने हैं आपको, इनके बारे में बाकी कोई याद नहीं रखना है चीज। और जो राजन्य जनपद था वो अर्जुनायन जाति से संबंधित था, जो कि कहां से आई थी, पंजाब से आई थी। इनके तो सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं बस। तो आगे के जनपद के बारे में देखें तो राजस्थान के अंदर आगे के जनपद की बात करें तो हमने पढ़े कौन कौन से थे। हमने मेवाड़ के अंदर आया हुआ यहां पर सिवी जनपद पढ़ लिया। दूसरा हमने पढ़ा था यहां पर आया हुआ मत्स्य जनपद पढ़ लिया। एक बार आया हुआ सूरसेन जनपद हमने पढ़ लिया। एक और पढ़ते हैं कि ये हो गया अपना मत्स्य प्रदेश। एक जनपद और पढ़ते हैं मालव जनपद। अब मालवों के बारे में याद रखना, या मालव जनजाति ये भी पंजाब की जनजाति थी जो सिकंदर के आक्रमण के समय राजस्थान में आकर बस गई। अब इसके बारे में याद करते हैं। देखो मालव जनजाति के बारे में, मालव जनजाति का जो स्थान था यानी राजस्थान में किस जगह पर थी उसके बारे में थोड़ा सा मतभेद मिलता है। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में तो ये मालव जनजाति थी वो जयपुर के कुछ गांवों में या कुछ नगरों में निवास करती थी। कौन कौन सी जगह, एक नाम आता है मगरछल, या फिर कहीं पर कंकरोट नगर भी लिखा हुआ आता है। ये दोनों जगहें हैं जयपुर के अंदर। तो शुरुआत में तो जो ये जनजाति थी कहा जाता है प्रारंभ में तो कनकोट नगर या फिर मगराचल में ये निवास करती थी, लेकिन बाद में कहा जाता है ये जनजाति धीरे धीरे विस्तारित हुई और अजमेर, टोक और मेवाड़ तक फैल गई ये जनपद। दूसरी चीज इस जनपद के बारे में याद रखनी है कि इस जनपद ने, जो मैं आपको मुख्य बातें बता रहा हूं इस जनपद के बारे में, इस जनपद की बात करें कि इस जनपद ने कौन कौन से युद्ध लड़े, तो युद्ध के बारे में याद रखना। जैसे सिवी जनपद के बारे में एक चीज याद रखनी है कि राजस्थान का अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन युद्ध किसने लड़ा, तो याद रखना वो युद्ध लड़ चुकी है इतिहास के अंदर सिवी जनजाति। अगर कहा जाए पूरे भारत का पहला युद्ध कौन सा था, तो उस युद्ध का जिक्र मिलता है ऋग्वेद के अंदर, क्योंकि वेदों में सबसे प्राचीन वेद है कौन सा, ऋग्वेद के अंदर एक युद्ध का जिक्र मिलता है कि एक राजा हुए, राजा सुदास हुए, उन्होंने 10 राग युद्ध लड़ा था रावी नदी के तट पर, यानी 10 राग युद्ध लड़ा था। किसने, राजा सुदास ने, जिसमें कहा जाता है कि इन्होंने 10 राजाओं की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। 10 राजाओं की संयुक्त सेना को इन्होंने पराजित किया था। उन 10 राजाओं की सेनाओं में कहा जाता है एक सिवी भी शामिल थे। एक कौन शामिल थे, एक सिवी भी शामिल थे। तो अगर कहा जाए भारत का प्रथम युद्ध, तो वो राजा सुदास के नेतृत्व में लड़ा गया था 10 राग युद्ध, जिसमें 10 राजाओं को राजा सुदास ने पराजित किया था, जिसमें कहा जाता है सिवी जनजाति भी इसमें शामिल थी। लेकिन अगर मालव जनपद की युद्धों की बात करें तो उसका जिक्र मिलता है नांदसा
युप शिलालेख में, इसमें मिलता है इसका जिक्र। और ये शिलालेख कहां पर मिला? भीलवाड़ा के अंदर मिला। ये शिलालेख कहां पर मिला? तो याद रखना कहां पर मिला? भीलवाड़ा के अंदर मिला। कहां पर मिला? भीलवाड़ा के अंदर मिला। इसमें कहा जाता है कि मालव जाति का एक राजा था जिसका नाम था सोम। जिसका नाम क्या था? सोम। इस सोम ने युद्ध किया किससे? इस सोम ने वॉर लड़ी। इस सोम ने वॉर लड़ी थी कब? 225 ईस्वी के अंदर। कब? 225 ईस्वी के अंदर, 225। इसके अंदर वॉर लड़ी थी किससे? इसने युद्ध लड़ा था सत्रपों से। किससे लड़ा था? सत्रपों से युद्ध लड़ा था। ये सत्रप कौन है? तो याद रखना भारत के अंदर 3 विदेशी जनजातियों ने आक्रमण किए। 3 विदेशी जनजाति थी जो भारत में आई और भारत की संस्कृतियों में घुल मिल गई। तो 3 कौन कौन सी थी? एक तो थे शक, दूसरी थी कुषाण और तीसरी थी हूण। हूण दबंग। तीसरे थे हूण। ये याद रखना। तो ये जो शक थे, इनके जो राजा होते थे उन्हें सत्रप कहा जाता था। शक राजाओं को क्या कहा जाता था? सत्रप कहा जाता था। जैसे राजाओं को अलग अलग जातियों के अंदर अलग अलग पुकारते थे। जैसे मुगल काल जब स्टार्ट होगा उस समय हमें पढ़ेंगे कि उन्हें सुल्तान या बादशाह कहकर पुकारा जाता था। उसी तरीके से शक जो राजा होते थे उन्हें सत्रप कहा जाता था। तो मालव राजा जो सोम थे उन्होंने सत्रपों को पराजित किया। इसकी जानकारी मिलती है हमें किसमें? नादसा युप शिलालेख के अंदर, जो कि भीलवाड़ा के अंदर मिला। समझ में आया कि राजा सोम 225 ईस्वी के अंदर जीता। इसने पराजित किसको किया? सत्रपों को पराजित किया। किसको किया? सत्रपों को पराजित किया। एक और युद्ध की जानकारी मिलती है कि मालव जाति ने युद्ध लड़ा था किनके साथ? भद्रों के साथ। किनके साथ वॉर लड़ी? इन्होंने युद्ध लड़ा था भद्रों के साथ। ये भद्र कौन थे? ये पुष्कर क्षेत्र की एक बहादुर जनजाति थी जिनके साथ युद्ध लड़ा था। इन भद्रों ने इन मालवों को पराजित कर दिया और इनकी शक्ति का जो विस्तार था वो रुक गया। ये हमें मालवों के बारे में कुछ कुछ बातें याद रखनी है। अब अगर बात करें आगे की बात करें, देखो तो याद रखना अगला जो जनपद याद रखना है। अब कुछ कुछ बच्चे देख लो, फटाफट देख लो। ये बचा, ये था योधे जनपद। ये था योधे जनपद। जगह कौन सी? हनुमानगढ़ और गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर। इन योधे के बारे में याद रखना है कि योधे जनपद कहां पर था? हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर आया हुआ था। मुख्य चीजें बस यही हैं। दूसरी, इनके बारे में एक चीज और याद रखनी है कि इस जनपद का जो प्रसिद्ध राजा था, जो फेमस राजा था, उसके बारे में कहा जाता है उसका नाम कुमार था। उसका नाम क्या था? कुमार था। और बाद में ये जनपद समुद्रगुप्त से मिल गया। ये जो अपनी जनजाति थी मालव, समुद्रगुप्त भारत का गुप्त वंश का ऐसा राजा था जिसने पूरे भारत पर आधिपत्य जमाया। इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्रगुप्त के युद्ध अभियानों से राजा इतने भयभीत हो चुके थे। गुप्त वंश का सबसे बहादुर राजा जो अपनी जिंदगी में कभी भी एक युद्ध नहीं हारा। कभी गुप्त वंश बढ़ाने का मौका मिला भारत का इतिहास तो उसमें पढ़ेंगे। तो बाद में ये जितने भी जनपद थे छोटे मोटे, वो सारे समुद्रगुप्त के जो अभियान चले थे, युद्ध अभियान, उसमें शामिल हो गए थे। अगले जनपद की बात करें तो अब अपना अंतिम मुख्य जनपद बचा है, वो था जांगल जनपद। वो था जांगल जनपद। इसमें किन किन को शामिल किया जाता था? इसमें शामिल किया, जांगल मुख्यतः कहा जाता है बीकानेर के लिए। तो बीकानेर और जोधपुर के कुछ भाग इसमें शामिल किए जाते थे। कहा जाता है बीकानेर और जोधपुर के बीच का जो क्षेत्र था वो जंगल था और उसी का अपभ्रंश होकर ये जांगल नाम पड़ा। बीकानेर के जो बादशाह हैं स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते हैं। जांगलधर बादशाह कहते हैं।
और बीकानेर का जो राज चिन्ह है, बीकानेर का राज चिन्ह है, उस बीकानेर के राज चिन्ह में जय जांगलधर बादशाह लिखा हुआ है, जय जांगलधर बादशाह लिखा हुआ होता है। दूसरी, अगर इस जांगल महाजनपद की मैं बात करूं राजधानी की, अगर राजधानी की बात करें तो इसकी जो राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर इसकी राजधानी थी। और अहिछत्रपुर को वर्तमान में हम क्या कहते हैं, इसको नागौर कहकर पुकारते हैं। नागौर का ही प्राचीन नाम क्या था, अहिछत्रपुर। ये मित्रों अपने महत्वपूर्ण शिलालेख कंप्लीट, जनपद कंप्लीट हो गए। अब हम अगले वीडियो के अंदर इतिहास का अगला टॉपिक लेंगे। धन्यवाद मित्रों।